Hello viewers, welcome to our YouTube channel. Last time we have seen SUSAR related information, that is nothing but suspected, unexpected, serious adverse reaction. In this video, we are going to see the pharmacovigilance flow chart or the workflow, how it runs. So as I mentioned previously, we have already seen the details about the pharmacovigilance overview in another video. I am putting that link in the description. So please go and see that video. So आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली फार्माकोविजिलेंस किस तरह चलता है और इसका पूरा डिटेल्स उसमें दिया गया है. So इसमें इन शॉर्ट दिया गया है ताकि so that you will be able to rephrase that particular part because we are going to see the pharmacovigilance interview questions in this. Okay. So ये अलग अलग सोर्सेस है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स कंपनी की वेबसाइट कॉन्टैक्ट सेंटर या ईमेल फैक्स से आप केसेस भेज सकते हैं. वो है लिटरेचर रिपोर्ट जो पब्लिश होते हैं उसको रिव्यू करते हैं कंपनीज. देन क्लिनिकल ट्रायल डेटा है उसको चेक किया जाता है. देन रेगुलेटरी रिपोर्ट्स मतलब कुछ लोग डायरेक्टली रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं and then regulatory authorities will send those reports to the marketing authorization holder MH या फिर pharmaceutical company. So उन केसेस को रेगुलेटरी रिपोर्ट्स कहा जाता है. उसके बाद लाइसेंस पार्टनर्स केसेस, इसके अंदर जैसा हम लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ सेफ्टी डेटा एक्सचेंज एग्रीमेंट्स रहते हैं और लाइसेंस पार्टनर्स कहते हैं कि उनको मैंडेटरी रहता है कि इतने दिनों के अंदर ICSR भेजना जरूरी रहता है, 1 दिन 2 दिन या जो भी टाइम लेन है, 1 बिजनेस डे 2 बिजनेस डे. तो ये सब कलेक्शन होता है यहाँ पे और उसका बाद में फिर प्रोसेसिंग होता है. ICSR इज नथिंग बट इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट. तो अभी ये जब प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर ट्रायल्स, डेटा एंट्री, क्वालिटी रिव्यू, मेडिकल रिव्यू और बाद में केस क्लोजर होके एग्रीगेट रिपोर्ट्स में चला जाता है. और वहाँ पे फिर क्या होता है सिग्नल जनरेशन एंड ऑल, तो इट इज गिवन इन वेरी डिटेल इन दैट वीडियो. सो प्लीज हैव अ लुक इन दैट वीडियो. नाउ विल सी कि ट्रायल्स. अभी ट्रायल्स के अंदर अभी ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं ये यहाँ पे मैंने उसका दिया है कि आर्गस सेफ्टी यूजर्स गाइड है. अगर ये आप रेफर करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ पे लिंक दिया मैंने, ये 2 लिंक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं और हर चीज़ का डिटेल दिया है कि कौन से टैब का क्या मीनिंग है और क्या डेटा उसके अंदर भरना है हमको. सो ट्रायल्स में हम देखेंगे सबसे पहले ट्रायल्स इज नथिंग बट बुकिंग ऑफ द केस. सो इसके अंदर दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केस प्रोसेसिंग. सो इसमें हम क्या करते हैं, इसका मतलब आइडियली इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डुप्लीकेट सर्च करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस हमको आया है ये पहले से रिपोर्ट था क्या हमको. अगर रिपोर्ट है नहीं था तो देन इट विल बी इनिशियल केस. अगर रिपोर्ट नहीं था पहले देन इट विल बी आइडेंटिफाइड इन द डुप्लीकेट सर्च और उसको फॉलोअप जाएगा पहले केस को. मान लो अगर मैंने पहले कॉल किया था आपकी कंपनी को और बोला था कि ये कंपनी में मुझे ये इवेंट हुआ था और अभी मैं फॉलोअप करके बोल रहा हूँ कि आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग इवेंट हैज बीन रिकवर्ड. सो वो फॉलोअप इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. अगर फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग देन इट विल बी इनिशियल केस. सो ट्रायल्स और बुकिंग से सबसे पहले डुप्लीकेट सर्च होता है और पता चल जाता है केस इनिशियल है या फॉलोअप है. दूसरा उसका है कि प्रायोरिटाइज करने के लिए भी ट्रायल्स का यूज होता है क्योंकि हम ट्रायल्स के अंदर वैलिडिटी देखते हैं कि केस वैलिड है या नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट कि जो भी केस आ रहा है वो डायरेक्टली बुक करते जाओ. जब बुक करेंगे हम तो एक केस नंबर जनरेट होता है. जिस तरह हम कहीं पे कंप्लेन करते हैं या फिर और कहीं पे कॉल करते हैं तो वो लोग कंप्लेन नंबर या कुछ क्वेरी नंबर देते हैं हमको, उसी टाइप से ये केस नंबर बुक होता है. सो पहले वो वैलिडिटी देखेंगे जैसा हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि 4 मिनिमम क्राइटेरिया रहता है उसके अंदर. बाद में वो सीरियसनेस देखते हैं. इससे क्या हो जाता है, सीरियसनेस से हमको प्रायोरिटाइज करने में आसानी हो जाती है क्योंकि हमने टाइमलाइंस भी देखा है कि अगर वो डेथ लाइफ थ्रेटनिंग वैसा केस रहेगा, CT केस रहेगा तो 7 डेज टाइमलाइन है. कुछ डिवाइस ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशन 5 डेज टाइमलाइन है. तो अगर हम उसकी सीरियसनेस असेस नहीं करेंगे और उसका IRD चेक नहीं करेंगे प्रॉपरली सो ऑब्वियसली वी विल मिस द 5 डे 7 डे और 15 डे टाइमलाइन. अभी जो भी टाइमलाइन है इसके लिए ट्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और यहाँ पे उसका डिटेल्स दिए हुए. सो ट्राइज में जब हम जाते हैं तो इस तरह से आर्गस का ये है, वो आर्गस ओरेकल हेल्थ डेस्क से लिया है स्क्रीनशॉट. तो यहाँ पे ये जो मैंडेटरी रेड फ्लैग वाले दिख रहे हैं आपको ये मैंडेटरी रहते हैं. इसमें IRD हम देखते हैं. उसके बाद कंट्री देखा जाता है बिकॉज कंट्री पे डिपेंड है कि कौन से कंट्री को हेल्थ अथॉरिटी को हम रिपोर्ट करेंगे केस. देन वो रिपोर्ट टाइप रहता है कि वो स्पॉन्टेनियस है या ट्रायल है. और उसके बाद प्रोडक्ट नेम, कौन सा प्रोडक्ट के लिए और कौन सा इवेंट है. तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है. बाद में हम यहाँ पे सर्च करते हैं
और एक डुप्लीकेट समझ में आता है कि नहीं केस ऑलरेडी डेटाबेस में अगर नहीं रहेगा तो बुक होता है, और उसके बाद में सीरियसनेस का टैब आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्राई देखा। उसके बाद डेटा एंट्री में अगर आपको डिटेल में देखना है ये सब चीज़ें जनरल में क्या है, तो जनरल टैब में, पेशेंट टैब में, तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो डेटा एंट्री में हम ये सब फील्ड्स भरेंगे। जैसे जनरल टैब है, इसमें जनरलाइज डेटा रहता है, रिपोर्टर का इन्फॉर्मेशन रहती है। पेशेंट टैब में पेशेंट्स के डिटेल्स रहते हैं, हम आगे देखेंगे क्या क्या रहता है उसके अंदर। प्रोडक्ट्स टैब में सस्पेक्ट ड्रग के डिटेल्स रहते हैं। इवेंट्स में इवेंट्स रिलेटेड कोडिंग और उसका सब डिटेल्स रहते हैं। एनालिसिस में नरेटिव रहता है। एक्टिविटीज़ में हम फॉलोअप क्या करने वाले हैं, क्या जो भी एक्टिविटीज़ है वो रहता है उसमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्यूमेंट हम अटैच करते हैं। और उसके बाद रेगुलेटरी रिपोर्ट्स रहता है, यहाँ पे रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, और उसके बाद में समझ में हम मतलब आई मीन वी आर जस्ट जनरेटिंग द रिपोर्ट सो दैट the submission associate will submit the cases accordingly to the respective health authorities. तो अभी ट्रायल में जैसा हमने जो सस्पेक्ट ड्रग को सस्पेक्ट ड्रग जो है, ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट टैब, इसके अंदर वो डिटेल्स रहेंगे। तो सस्पेक्ट ड्रग मतलब क्या है? द ड्रग विच कॉजेस एन एडवर्स इवेंट और सस्पेक्ट टू कॉज एन एडीआर इज नोन एज सस्पेक्ट ड्रग। तो उससे अगर वो ड्रग से अगर इवेंट होने का अगर शक है, देयर आर चांसेस, देन इट इज कॉल्ड एज सस्पेक्ट ड्रग। को सस्पेक्ट मतलब हमारी कंपनी के साथ साथ और एडिशनल कुछ ड्रग लिया रहेगा उसने, और वो भी सस्पेक्टेड है कि उनकी वजह से हुआ रहेगा। मान लो 2-3 ड्रग की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये है कि there is an interaction between two drugs, so obviously x and y both drugs are causing z as an event, so that xy are the suspect drugs. So x is the suspect and y is co-suspect or of each other. Then concomitant medications is a drug which are taken along with the suspect drug, but they are not suspect drug. फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हम ड्रग ले रहे हैं, दो ड्रग्स, और उसके साथ में ऑलरेडी एक ड्रग चल रहा है। जैसा बहुत सारे लोगों को डायबिटीज के वगैरह ड्रग्स चलते रहते हैं, तो उनका अगर रिलेशन नहीं है, क्लियर हो रहा है, तो दोज आर along with our drugs suspect drug process, but these are not suspect. That's why those are called as concomitant drugs. Generally 15 days prior to the event या फिर आफ्टर इवेंट ये भी कंसिडर की जाते हैं ड्यू टू हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, क्योंकि ड्रग एक बार खाने के बाद इमीडिएटली बॉडी में से निकलता नहीं है, इसलिए 15 डेज अगर पहले कोई ड्रग लिया रहेगा, जनरली ये कंपनीज कंसिडर करती है, तो वो भी ड्रग कॉन्कोमिटेंट में लिया जाता है। और उससे पहले अगर बहुत टाइम पहले लिया रहेगा तो वो जाता है हिस्टोरिकल ड्रग में। ठीक है, विल सी दैट। ट्रीटमेंट ड्रग मतलब इवेंट के जब ड्रग के बाद, जब लेने के बाद कोई इवेंट हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट ड्रग दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ड्रग। हिस्टोरिकल ड्रग मतलब एनी ड्रग दैट इज विथड्रॉन बाय द पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सस्पेक्टेड। सो मैंने बोला था 15 डेज पहले जनरली कंसिडर होता है, लेकिन उसके पहले अगर कोई ड्रग स्टॉप किया है तो हिस्टोरिकल ड्रग होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट और कंडीशन मतलब कोई भी इवेंट है जो ड्रग के पहले हुआ था, जैसा कोई सर्जरी हुई है और कोई हार्ट अटैक आके चला गया पेशेंट को ड्रग खाने के पहले ही, स्टार्ट करने के पहले, दोज आर कॉल्ड एज हिस्टोरिकल इवेंट्स और कंडीशन। तो ये भी यूजफुल रहते हैं इवेंट के असेसमेंट के लिए। और बाद में लास्ट थिंग इज हिस्टोरिकल आई मीन सॉरी कॉन्कोमिटेंट और कॉन्करेंट कंडीशन। सो बहुत सारे मतलब कंडीशंस रहते हैं जो ऑलरेडी चलते रहते हैं पेशेंट के, जिस तरह हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी बहुत सालों से पेशेंट को है, कभी कैंसर रहता है या फिर और डायबिटीज रहता है। सो दीज आर द कंडीशंस विच आर ऑलरेडी आई मीन ऑन गोइंग, दे आर स्टार्टेड अर्लियर टू द starting of the drug and are continuing with the administration of the suspect drug. So those are called as concomitant or concurrent conditions. उसके बाद में तो ये जो concomitant condition हिस्टोरिकल वगैरह जो है, ये सब ये पेशेंट टैब में आता है ये डेटा। ठीक है, और प्रोडक्ट टैब में वो सस्पेक्ट ड्रग वगैरह वाला इवेंट सॉरी डेटा आता है, सस्पेक्ट concomitant ट्रीटमेंट ड्रग वाला। Then we'll see when do you consider a case to be medically confirmed. So यहाँ पे आपने देखा मेडिकली कंफर्म का फील्ड है, यस दिया हुआ है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। सो जनरली इसका रिलेशन है रिपोर्टर से। अगर रिपोर्टर तुम्हारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो आपका केस बन जाएगा मेडिकली कंफर्म। सो इट्स नथिंग बट हु इज कंफर्मिंग द इवेंट। सो मेडिकली नाम से हम समझ में आ रहा है। तो अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है HCP, सो HCP में कौन कौन आता है? HCP कैन बी फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, कोरोनर और साइकोलॉजिस्ट।
साइकोलॉजिस्ट ओनली इन जर्मनी। कोरोनर मतलब जो ऑटोप्सी वगैरह करते हैं उनको कोरोनर कहा जाता है। सो केस इज कंसिडर्ड टू बी मेडिकली कंफर्म, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन इवेंट कंफर्म और रिपोर्टेड बाय द एचसीपी। सो केस एज ओवरऑल होने के लिए इट कैन हैपन दैट इन वन केस देयर आर मल्टीपल इवेंट्स, मतलब एक पेशेंट को 2-4 इवेंट हुए हैं, उसमें से एक भी इवेंट अगर कंफर्म किया है एचसीपी ने, सो वो केस एज ओवरऑल केस इट विल बिकम अ मेडिकल कंफर्म। और कंफर्म बाय एचसीपी मींस यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे आप, अगर ध्यान से देखोगे तो मेडिकली कंफर्म, इवेंट कंफर्म और रिपोर्टेड बाय एचसीपी। अगर एचसीपी ने रिपोर्ट किया तो ऑब्वियसली ही इज कंफर्मिंग, बट समटाइम्स confirmed by HCP means not always reported by HCP. Sometimes reporter is not non-HCP. He's like a consumer lawyer or someone, but either lab data or some reports like autopsy where HCP confirm the event or events, multiple events. So जैसा ऑटोप्सी ऑब्वियसली डॉक्टर से ही कर सकते हैं ऑटोप्सी। सो वहाँ पे लास्ट में अगर उनका स्टैम्प्स है, वो दे आर राइटिंग दैट आई हैव डन दिस, कॉज ऑफ डेथ इज दिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लैब डेटा ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे एमडी एमडी पैथोफिजियोलॉजिस्ट की सिग्नेचर रहता है। सो इनडायरेक्टली इफ ही इज स्टेटिंग दैट इट इज कंफर्म कि लैब डेटा ये ज्यादा है या फिर कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स है, फ्रैक्चर्स है, सो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एचसीपी यहाँ पे वो कंफर्म कर रहा है इवेंट। सो दोज आर कॉल्ड एज मेडिकल कंफर्म, दोज आर दो द रिपोर्टर इज नॉट अ कंज्यूमर। ओके, तो इसको बोलते हैं मेडिकल कंफर्म। नाउ विल सी व्हाट डू यू मीन बाय कॉजलिटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है कॉजलिटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है और यहाँ पे मेडिकल जजमेंट भी लगता है आपका। सो कॉजलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सस्पेक्टेड एंड द एडवर्स इवेंट। जनरली कॉजलिटी दो टाइप की रहती है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक तो रिपोर्टर कॉजलिटी रहती है। सो ये जो कॉजलिटी का सेक्शन है या फिर इवेंट का जो सेक्शन है, ये सब इवेंट सेक्शन में आते हैं। इवेंट्स के अंदर ही सब टैब रहती है कॉजलिटी। लेबलिंग एक पार्ट रहता है, विल सी इन लेटर पार्ट। स्टार्ट डेट, स्टॉप डेट, वो सब चीजें इसके अंदर रहती है। और प्रोडक्ट टैब में डी चैलेंज, रीचैलेंज और एक्शन टेकन एक फील्ड्स भी रहता है, वो विल सी दैट इन लेटर पार्ट of these slides. Okay, so यहाँ पे रिपोर्टर कॉजलिटी मतलब रिपोर्टर when reporter assess the causality, और या फिर रिपोर्टर जो कॉजलिटी बोल रहा है कि आई थिंक इट्स रिलेटेड, देन इट इज अ रिपोर्टर कॉजलिटी। कंपनी मतलब when company assess the causality towards an event, so as a case processor we may have to assess the causality on behalf of the company. so causality के अलग अलग मेथड्स है। so generally ये 3-4 मेथड्स मैक्सिमम यूज होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएमसी उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर की एक ये है। देन नारेंजियो स्केल एक रहता है एंड उसके बाद फ्रेंच इम्प्यूटेबिलिटी स्केल एक रहती है। सो डब्ल्यूएचओ की जो ये है वाइडली यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसके अंदर 2-3 क्लासिफिकेशन रहते हैं, 5-6 जनरली। सो सर्टन और लाइकली, तो एनी एडवर्स इवेंट कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द ड्रग। सो मतलब श्योर है कि ये इसकी वजह से हुआ है। प्रोबेबल मतलब 95% चांस है, 95%, और लेस चांसेस है कि अदर चीजों से हुआ है। तो ये भी तकरीबन सेम ही रहता है सर्टन के। प्रोबेबल, पॉसिबल मतलब 50-50 रहता है, कुछ ड्रग की वजह से, कुछ अदर फैक्टर की वजह से। और अनलाइकली इट इज रिवर्सिबल ऑफ द प्रोबेबल। सो 5% चांस है ड्रग की वजह से हुआ, 95% चांस है कि ड्रग की वजह से नहीं हुआ है, अनलाइकली। अनक्लासिफाइबल मतलब हमको ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि है उसका हिस्ट्री क्या है, या फिर कब लिया था, डी चैलेंज, रीचैलेंज, ये सब चीजें हम वी आर नॉट एबल टू क्लासिफाई इट एट दिस मोमेंट। और अनअसेसेबल मतलब वी कैनॉट मेक out the causality assessment with the data currently. So no data is available to assess the causality, मतलब फॉलोअप हो नहीं रहा है पेशेंट का, कोई डेटा नहीं है, वो रिपोर्ट मतलब हम फॉलोअप कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अभी जितना अवेलेबल है उतना ही डेटा है और उस पर से हमको कोई असेसमेंट करते नहीं आ रहा है, तो इस टाइम में हम अनअसेसेबल लेंगे उसको। उसके बाद नारेंजियो एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम से पहले ही समझ में आ रहा है कि वो कुछ कैलकुलेशंस है इसके अंदर। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका स्कोर्स रहता है। फॉर एग्जांपल, आर दिस प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट्स ऑन दिस रिएक्शन, कि पहले ही पता है कि ड्रग और इवेंट का कुछ है, अगर पता है तो +1 स्कोर जाएगा। फिर डिड द एडवर्स रिएक्शन रीअपियर व्हेन द ड्रग वाज, या फिर डी चैलेंज, रीचैलेंज, तो या प्लस माइनस प्लस, तो सबका टोटल देंगे। टोटल हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बाद में। अगर वो 8 से ज्यादा आ रहा है टोटल तो डेफिनेट हो रहा है, अगर 5 से 8 के बीच में तो प्रोबेबल हो रहा है, अगर 1 से 4 के बीच में तो पॉसिबल है, और 1 से कम है तो डाउटफुल है। तो मान लो अगर सबके आंसर 0-0-0 है तो ऑब्वियसली, और या फिर माइनस है या कुछ है, तो लाइक दैट स्कोर विल चेंज। सो एडवर्स ड्रग एक्शन इज असाइन्ड टू बी प्रोबेबिलिटी कैटेगरी फ्रॉम अ टोटल स्कोर एज फॉलोज, यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद में देखेंगे हम फ्रेंच इम्प्यूटेबिलिटी स्केल।
सो ये फ्रेंच इम्पेटेबिलिटीज मतलब ये कॉम्बिनेशन है क्रोनोलॉजी, सेमियोलॉजी एंड बिब्लियोग्राफी, ये स्कोर्स का मिक्सचर है. सो CNS scores are assessed with details present within the reported information. These together determine the intrinsic accountability which is represented by the imputability score. So ये जिस तरह नरेंज स्केयर है उसी तरह ये है कि यहाँ पे C मतलब क्रोनोलॉजिकल क्राइटेरिया, जैसा टाइम टू ऑनसेट, तो क्रोनोलॉजी चेक किया नहीं क्या यहाँ पे. देन यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ सजेस्टिव इंफॉर्मेशन देख रहे हो लोग कि मतलब डी चैलेंज है क्या यहाँ पे पॉजिटिव हो. सो इन दैट वे 0 से लेके 3 तक स्कोर असाइन कर रहे हो क्रोनोलॉजिकल का. बाद में सेमियोलॉजिकल में आप देखोगे कि सर्च फॉर नॉन ड्रग रिलेटेड कॉजेस, अगर ये मतलब ड्रग के अदर कुछ चीजें है क्या एडिशनल जो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं, उन सब चीजों का स्कोर है S1 से लेके S3. और उसके बाद में बिब्लियोग्राफिकल स्कोर है, इसके अंदर नहीं वेल नोन रिएक्शन है या फिर रिएक्शन नेवर रिपोर्टेड और नॉट पब्लिश्ड. सो इसी तरह से B0 टू B3 स्कोर है. और यहाँ पे हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल 0 से लेके 3, सिमियोलॉजिकल ये, फिर बाद में द ड्रग इफेक्ट रिएक्शन कैन बी 0 और नॉट रिलेटेड, डाउटफुल को 1 स्कोर दिया है, 2 पॉसिबल को दिया है, 3 प्रोबेबल एंड 4 हाईली लाइकली. सो ये टेबल 1 को देखने को, ये टेबल 1 है. सो इस तरह से वो लोग स्कोर देंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल C3, S3 एंड B3, इस तरह से. सो इन दैट वे विल अंडरस्टैंड कि chronologically it is very probable, लेकिन सेमियोलॉजिकली इट माइट बी नॉट प्रोबेबल और नो डाउटफुल. और इसी तरह बिब्लियोग्राफिकली. तो इस तरह से फ्रेंच इम्प्यूटेबिलिटी स्कोर ये ज्यादा यूज नहीं होता है, फ्रेंच वाले यूज करते हैं इसको. अदरवाइज WHO वाला या फिर नारेंजो इन मोस्ट ऑफ द केसेस is used. Okay, and I will see last part of MEDRA and then we'll continue in the next slides or next part. So MEDRA is यहाँ पे उसका generally पूछा जाता है कि what is the full form of MEDRA. So MEDRA is a medical dictionary for regulatory activities. It is used फॉर कोडिंग ऑफ द एडवर्समेंट. सो जो इवेंट टैब मैंने बोला था उसके अंदर हम देखेंगे कि इवेंट टैब जो यहाँ पे रहता है, इसमें यहाँ पे इवेंट कोड करते हैं. रिपोर्टर वर्बेटिम रहता है कि क्या रिपोर्ट किया उसने, क्या आई एम फीलिंग हॉट या फिर क्या माय टेम्परेचर इज हाई. सो विल कोड इट एज अ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, या फिर उसका कोडिंग जाएगा पायरेक्सिया में. सो उसको कहते हैं कोडिंग, मेडिकल कोडिंग. सो इवेंट कोडिंग ये मेड्रा डिक्शनरी रहता है, उसके थ्रू हम उसको कोड करते हैं. इट इज मेनली रिटन इन 2 लैंग्वेजेस, सो इंग्लिश और जापानीज में रहता है वो. और इसको MSSO करके रहता है, मेंटेन एंड सपोर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन. सो मेड्रा इट इज मेंटेन बाय MSSO. ओके, मेड्रा कितनी बार अपडेट होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम. तो इट गेट अपडेटेड इन ट्वाइस इन ईयर. सो मेजर अपडेट मार्च में, यम से आप याद रख सकते हैं, मार्च में मेजर अपडेट होते हैं एवरी ईयर, और माइनर सितंबर में होते हैं. सो स्मॉल से यस से याद रख सकते हैं स्मॉल अपडेट. So minor updates are getting I mean it's updated in September. So current version अभी मेट्रा का 25.1 है as per September 2022, और अभी 26 मार्च को 26 वर्जन आ रहा है 26.0. यहाँ पे अभी मतलब ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है नहीं, तो 26 वर्जन आ जाएगा मार्च में. उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ द मेट्रा. सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन. तो जितने भी लोग मेट्रा यूज करेंगे तो सबका आउटपुट एक सेम जैसा आएगा, मतलब स्टैंडर्ड इवेंट्स कोड हो जाएंगे. भले वर्बैटिम कुछ भी रहे हो, अगर वो बोल रहा है कि कुछ लोग बोलेंगे कि आई एम फीलिंग हॉट, कुछ लोग बोलेंगे कि माय बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कुछ बोलेंगे कि आई एम हैविंग फीवर या फिर समथिंग समथिंग. सो ये पायरेक्सिया जो पीटी है उसमें चला जाएगा ये. और कंसिस्टेंट डेटा रिट्रीवल. सो हमको जब भी हम इसका कोई डेटा निकालते हैं तो ऑब्वियसली हमको कंसिस्टेंसी मिलती है उसके अंदर, बिकॉज स्टैंडर्डाइज फॉर्म में डेटा है. बाद में डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, बहुत सारे टर्म्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं लोग सिलेक्शन में. और मोस्ट ऑफ द टाइम और समटाइम्स इट हैपन दैट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स एग्जैक्ट टर्म्स नहीं मिलते हमको. सो वी हैव टू चूज द मोस्ट क्लोजेस्ट टर्म्स. सो अगर इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई कि बंदे की मेडिकल नॉलेज की कमी की वजह से, सो ऑब्वियसली सब पूरा मतलब चेंज हो सकता है सिनेरियो, केस सीरियस का नॉन सीरियस बन सकता है या फिर अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा. ठीक है. देन एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ द मेड्रा. सो मेड्रा में सबसे ऊपर सिस्टम ऑर्गन क्लास रहता है. तो सिस्टम ऑर्गन क्लास इज नथिंग बट लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस या फिर और भी कोई मतलब एकदम हाई लेवल चीज में चला जाता है सिस्टम ऑर्गन. देन हाई लेवल ग्रुप टर्म्स रहते हैं,
उसको मतलब फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस के अंदर अगर हम देखेंगे हम तो स्किन इन्फेक्शंस ऐसा, फिर हाई लेवल टर्म में स्किन इन्फेक्शन के अंदर और ज्यादा कुछ रहेगा नहीं क्या, थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक उसको, देन प्रीफर्ड टर्म में चला जाएगा, फिर फॉर एग्जांपल रेडनेस या फिर रैश या फिर ईचिंग लाइक दैट, और फिर एकदम लोअर लेवल टर्म में एकदम रेगुलर टर्म्स रहेंगे, ईचिंग रैश ये सब मिला के टर्म्स रहेंगी। तो पीटी जनरली पीटी और एलएलटी सेम भी रहता है कुछ कुछ केसेस में, और कभी कभी पीटी एक पीटी के लिए मल्टीपल एलएलटीज रहते हैं, हमको उसको क्रॉस लिंक एलएलटी बोलते हैं। जैसा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज और फीवर ये दोनों एलएलटी रह सकते हैं, और पीटी जाएगा पायरेक्सिया में, बिकॉज पायरेक्सिया इज द प्रेफर्ड टर्म फॉर दैट। सो प्रेफर्ड टर्म मोस्टली द उसके मल्टीपल एलएलटीज रह सकते हैं, ठीक है। सो इस आज के वीडियो में इतना ही, विल सी मोस्ट ऑफ द पार्ट आई मीन रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।